फॉर यू, आपको पढ़ना होगा, आपकी जगह कोई और पढ़ के, आपके पेरेंट्स पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये चीज़ आप अपनी हमेशा रिमाइंड रखिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, टीकाकरण कार्यक्रमों में सिरिंज और सुई के निर्जलीकरण के लिए रासायनिक निर्जलीकरण की नियमित रूप से अनुशंसा क्यों नहीं की जाती है। क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट पर है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आपको जिसमें समझना इजी लगे आप उसमें है जो आप भी रीड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे है कि जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि केमिकल स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। क्यों? इट लीव्स नो रेसिड्यू, इट इंक्रीज निडल शार्पनेस, it can be toxic and thorough sterilization and rinsing must be ensured, it is faster and more effective। जहाँ पर भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो सिरिंज है उनको स्टरलाइज नहीं किया जाता है, सिरिंज को स्टरलाइज ज़्यादातर नहीं किया जाता है। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न क्या, निडल शार्प हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे शार्प फास्ट और इफ़ेक्टिव होगा? नहीं। यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि यदि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वहाँ पर हर एक उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। आपको कम चीज़ों में, कम सामान में, ओनली जो आपके पास वैक्सीन वायल है, सिरिंज है, कम अवेलेबिलिटी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करना है, तो वहाँ पर ना तो आपको स्टरलाइजेशन की प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो होंगी। तो यही रीज़न है कि क्या हो सकता है, इट कैन बी टॉक्सिक एंड थ्रो स्टरलाइजेशन एंड रिंजिंग मस्ट बी इंश्योर्ड। मतलब यहाँ पर यदि स्टरलाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं की गई तो टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। टॉक्सिसिटी किससे होगी? जिस केमिकल से आप केमिकल स्टरलाइजेशन यदि करते हैं तो उस केमिकल स्टरलाइजेशन को यदि प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया तो टॉक्सिसिटी और ज़्यादा हो सकती है। तो यही कारण है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर केमिकल स्टरलाइजेशन है जो परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसका रीज़न क्या होगा कि यह विषाक्त हो सकता है और पूर्ण रूप से निर्जलीकरण तथा प्रक्षालन सुनिश्चित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर केमिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं अपनाई जाती है। अब केमिकल स्टरलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे तो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। आपको जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया, स्पेशली HIV कोविड वालों के बेडलिन के लिए होता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, यदि यूरिन वगैरह है तो उसको डिसइंफेक्ट करने में यूज़ हो जाएगा। और यदि हम बात करें ग्लूट्रेल्डिहाइड की तो जो भी कांच से बनी हुई ट्यूब्स होती हैं उनको क्लीन करने में यूज़ हो जाए। तो ये केमिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फॉलो नहीं की जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन में एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है? Which of the following is commonly used as a tool in community needs assessment? तो कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट में कौन सा है जो एज अ टूल की तरह इस्तेमाल होगा? ऑप्शन में आपको है सर्जिकल ऑडिट, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ब्लड टेस्ट या फिर MRI स्कैन। क्या होगा यहाँ पर कम्युनिटी नीड असेसमेंट में? तो यहाँ पर सबसे कॉमनली कम्युनिटी नीड असेसमेंट में होता है ग्रुप डिस्कशन। क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन, फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन, मतलब समूह चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करना। ये यहाँ पर मेनली है जो यूज़ किया जाएगा। सर्जिकल ऑडिट का कम्युनिटी असेसमेंट में कोई इस्तेमाल नहीं है, ना ब्लड टेस्ट का, ना MRI स्कैन का। तो यहाँ पर मेनली फोकस किस पे होगा? ग्रुप डिस्कशन पर जब भी कम्युनिटी की बात की जाए तो किस चीज़ पे फोकस रहेगा हमारा? ग्रुप डिस्कशन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आकलन सर्वेक्षण की योजना बनाते समय सबसे पहले कौन सा चरण आता है? जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट प्लान करते हैं, यहाँ पर है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा जब आप क्या कर रहे हैं? असेसमेंट सर्वे प्लान कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट सर्वे प्लान करते हैं, तो आपका पहला स्टेप कौन सा होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर उद्देश्यों की पहचान करना और लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना, मतलब आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, या फिर इवालुएटिंग द रिजल्ट, डेटा कलेक्शन, या फिर कम्युनिटी इंटरवेंशन। लाइक मैंने आपको जो नर्सिंग प्रोसेस पढ़ाई थी उसमें भी हमारा फर्स्ट काम क्या होता है? पहला काम होता है हमारा असेसमेंट ही करना। मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका डेटा कलेक्ट करना नहीं होगा, सबसे फर्स्ट होगा कि आप वहाँ पे जाएं
और जो भी पॉपुलेशन है उसको देखें, तो यहाँ पर वही होगा आपका। इवालुएटिंग द रिजल्ट मतलब आपने कुछ असेसमेंट वहाँ पे कुछ केयर वगैरह करी ही नहीं है, और आप जाके रिजल्ट बता देंगे तो वो भी नहीं आपका होगा। और यहाँ पे डेटा कलेक्शन की बात करें हम, तो आप कम्युनिटी में एंटर ही नहीं किए, आपको पता ही नहीं है किस गांव का आपको डेटा कलेक्ट करना है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो वो भी नहीं आपका होगा। इंटरवेंशन, जब आपने कुछ प्लान ही नहीं किया कि आप वहाँ जाकर क्या केयर करके आएंगे, क्या करने वाले हैं, तो वो सब आपका नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज क्या होता है हमारा कि किस जगह पे आपका मरीज क्या है। यदि आप इस तरीके से समझें कि आपका पेशेंट कौन है, लाइक यहाँ पे आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है, मतलब प्रायोरिटी क्या है आपकी, वो यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले क्या है आपका, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेटेड जनता कौन सी है जिसके ऊपर आप केयर करने वाले हैं। आफ्टर दैट आप डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप प्लान करेंगे, गोल बनाएंगे, मतलब कम्युनिटी इंटरवेंशन होगा आपका। आप जब जो भी केयर करके आ जाएंगे, आफ्टर दैट आप उसको रिजल्ट को इवालुएट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है वो पता करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक चीज़ बता दूं कि जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ANM में आए हुए 2025 के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव होम विजिट। तो प्रभावी होम विजिट के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मैंने आपको एक दिन की जो अभी रिसेंट की 1-2 दिन पहले की क्लास थी उसमें बताया भी था कि होम विजिट है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन है। बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, होम विजिट। तो यहाँ पर होम विजिट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है आपको फोकसिंग सोले ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ओनली चिकित्सा उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा है इग्नोरिंग फैमिली कंसर्न्स। होम विजिट में आप जाएंगे, फैमिली वालों को बहुत चिंता रहती है कि भाई वो एक तो अपनी चीज़ें बताने नहीं लगते हैं, और दूसरा है आप उनको इग्नोर करें, उनकी जो भी चिंताएं हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंटिंग ऑब्जर्वेशन, जो भी आप देखते हैं एज़ पर दैट आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। बिल्डिंग कोऑर्डिनेटी विद फैमिली मेम्बर्स, लेट्स से कि आप किसी के भी घर पे होम विजिट के लिए जाते हैं एज ए ANM, एज ए CHO, एज ए स्टाफ नर्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्यार, जिसके भी घर गए आप उससे प्यार से बात करेंगे। उससे बात मतलब आपको यहाँ पे नहीं है कि अपने पर्सनल कम्युनिकेशन, अपना घर का माहौल बताने लगना है। बात करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से एज अ नर्स, एज अ ANM और एज अ हेल्थ केयर वर्कर जाके आपको अपना नाम पता सब कुछ बताना है। जब जाके उसको लगेगा कि हाँ वो आपको अपने घर के बारे में, कौन बीमार है, कौन हेल्दी है, कितने बच्चे हैं, क्या है, वो बताएगा। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है कि परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्द बनाना। दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉपर बिहेवियर आप जब फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जब जाके वो आपको डेटा अपने घर का बताएंगे। उनके कंसर्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन करना है। सभी की फैमिली में सबको अपनी फैमिली वालों को लेके चिंताएं होती हैं, तो उनको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ना आपको ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट के फोकस करना है, हो सकता है कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा योगा, एक्सरसाइज, इन सब से भी ठीक होने की कंडीशन में हो। तो आपका जो इफ़ेक्टिव एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है होम विजिट के लिए, वो हमारा है व्यवहार, कि आप फैमिली मेम्बर से किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। भारत में मातृ मृत्यु का अग्रणी कारण कौन सा है। पुतीता, दैट मीन्स सेप्सिस, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लेम्सिया या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब इन चारों पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में बहुत आता है। पर पीरियल सेप्सिस, यहाँ पे लीडिंग कॉज पूछा है किसका, मैटरनल मॉर्टेलिटी का। मैटरनल का मतलब होता है माँ और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु और डेथ। तो भारत में जो सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का कारण है वो कौन सा होगा। तो मैटरनल डेथ कंसीडर कब की जाती है, जब कंसीव करने से लेके, प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 दिनों तक
यदि माँ की किसी भी कारण से डेथ हो जाती है वो कहलाता है क्या? मैटरनल मॉर्टेलिटी और मातृ मृत्यु। अब भारत में इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? सबसे मुख्य कारण है इसका पोस्टपार्टम हेमरेज। आप अपने आस पड़ोस में भी झांक के देखिए, 100 घर में से आपको एक घर ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे आपने सुना होगा, स्पेशली नाउअडेज तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई, बट प्रीवियसली सुना होगा कि बच्चे के जन्म के बाद तुरंत है जो माँ की डेथ हो गई। माँ की डेथ रीज़न क्या रहा? बच्चे के जन्म के जस्ट बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कारण रहा है ब्लीडिंग होना। और वो ब्लीडिंग कंसिडरेबल कब होती है? डिलीवरी होने के बाद से लेके, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है डिलीवरी होने के बाद से लेके 6 हफ्ते तक के पीरियड में यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है वो कहलाता है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब इनिशियली यदि 24 घंटे के अंदर होती है ज़्यादा ब्लीडिंग, 500 ml से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी में, वेजाइनल में, और 1000 ml से ज़्यादा सिजेरियन में, तो वो कहलाता है प्राइमरी PPH। 24 घंटे के बाद से लेके 72 घंटे और ज़्यादा ड्यूरेशन तक ब्लीडिंग हो जब ज़्यादा, मतलब 500 ml से ज़्यादा, तो वो कहलाता है सेकेंडरी। तो भारत में सबसे मुख्य कारण क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया। अब यहाँ पर सेप्सिस, परपीरियल सेप्सिस का मतलब है, और सेप्सिस का मतलब है एक तरीके का इन्फेक्शन। आफ्टर डिलीवरी के बाद माँ को यदि प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं मिली, प्रॉपर तरीके से देखरेख नहीं मिली, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक्लेम्सिया मतलब प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, और ये इतना हाई हो जाता है एक्लेम्सिया के केस में, इसकी एक स्टेज होती है प्री एक्लेम्सिया, मतलब उसमें फिट्स नहीं आते, कन्वल्जन नहीं आते, बट एक्लेम्सिया में हाई BP के साथ कन्वल्जन आ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब है कि 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, या तो कुछ रीज़न से, या ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन है, पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है, या लार्ज साइज बेबी है, मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया है, या शोल्डर डिस्ट्रोफिया का केस है, तो उस दौरान, तो यहाँ पर इन सब में सबसे मुख्य कारण क्या होगा मैटरनल डेथ का? वो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं इस क्वेश्चन से, तो याद रखिए। सबसे पहला, मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या है? तो मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42 दिनों तक और 6 हफ्तों तक यदि माँ की इस दौरान डेथ हो जाए तो वो कहलाती है मैटरनल डेथ और मैटरनल मॉर्टेलिटी। अब भारत में मुख्य कारण क्या है इसका? पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। अब यहाँ पे एक्लेम्सिया, तो एक्लेम्सिया से 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है एक्लेम्सिया क्या है? तो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, हाई BP, प्रोटीनयूरिया, स्वेलिंग होना, और यहाँ पर साथ में कन्वल्जन आना। और यदि कन्वल्जन नहीं आते हैं बट हाई BP और प्रोटीनयूरिया, स्वेलिंग है, तो वो क्या है? प्री एक्लेम्सिया है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हम एक्लेम्सिया की, तो वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। सेप्सिस, आफ्टर डिलीवरी के बाद किसी भी तरीके का यदि इन्फेक्शन डेवलप होता है तो वो कहलाता है सेप्सिस। इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा। जो लोचिया मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो कैसी है? फाउली है, स्मेली है, बहुत ज़्यादा हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, रेड की जगह यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो ये सब साइन है किसके? सेप्सिस के। क्लियर? तो यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके एक क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्वस्थ व्रत का एक प्रमुख पहलू है? यहाँ पर पूछा है की एस्पेक्ट ऑफ फूड हाइजीन। फूड हाइजीन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? भोजन को सामान्य तापमान पर रखना, स्टोरिंग फूड एट रूम टेम्परेचर, तिथि समाप्त सामग्री का उपयोग करना, यूजिंग एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं करना, वॉशिंग हैंड्स बिफोर हैंडलिंग द फूड, या फिर खाद्य सुरक्षा निर्देशों को नज़रअंदाज करना। यहाँ पे क्या है जो आपका सही पॉइंट होगा? तो ये खाद्य स्वस्थ व्रत का प्रमुख पहलू क्या होगा? फूड हाइजीन पूछा है, तो फूड हाइजीन में क्या है? फूड को रूम टेम्परेचर पर रखना, नहीं कोई फूड फ्रीज में भी रखे जाते हैं, गर्माहट में भी रखे जाते हैं। एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं आपको। इग्नोरिंग फूड सेफ्टी गाइडलाइन, आपको बढ़िया से हाथ धो के खाना बनाना है, खाना परोसना है, खाना खाना है। सबसे बेस्ट यहाँ पे गुड की एस्पेक्ट क्या होगा फूड हाइजीन का? वॉशिंग हैंड्स बिफोर हैंडलिंग द फूड। क्रॉस इन्फेक्शन को मैनेज करने में भी हैंड वॉशिंग हेल्प करेगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है,
मृदा संचारित कृमि दैट मीन्स हेलमिंथ संक्रमण के चक्र को तोड़ने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से क्या है? Which of the following is the most effective way to break the cycle of soil transmitted helminthic infection? तो सॉइल मतलब जो मिट्टी में पनपने वाले हेलमिंथीज हैं, तो यहाँ पर उनके इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं? मिठाइयों और जंक फूड से बचना, अवॉइडिंग स्वीट्स एंड जंक फूड, अवॉइडिंग प्लेइंग आउटसाइड, बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर, यूजिंग क्लीन टॉयलेट्स एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस। सबसे पहली चीज़, हेलमिंथिक इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होते कैसे हैं? इनका मुख्य कारण होता है क्या? जहाँ पर भी आप टॉयलेट करते हैं और फीकल मटेरियल और टॉयलेट से स्पेशली ये फैलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो हेलमिंथिस इन्फेस्टेशन है, तो यहाँ पे आप क्या जंक फूड से हेलमिंथिस इन्फेस्टेशन नहीं होगा। इससे आप ओबेसिटी को अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा खाएंगे। फिर यहाँ पे अवॉइडिंग प्लेइंग आउटसाइड, ये भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है बाहर खेलना। बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर, यदि आप कंटिन्यूस ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल करके पीते हैं तो उसके सभी मिनरल्स क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और आपको पानी है जो मिनरल्स वगैरह हमें पानी से मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन के लिए है वो क्या होगा कि क्लीन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना और जो फीकल मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ होम विजिटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहले ऑप्शन में कहा गया है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज केयर प्रोवाइड करनी है। फिर है टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री मील्स, मतलब निःशुल्क भोजन वितरित करना है। या फिर टू टीच ओनली अबाउट चाइल्ड केयर, ओनली बच्चों की केयर के बारे में बताना है। या फिर टू असेस एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ फैमिलीज इन देयर ऑन एनवायरनमेंट, या फिर आपको ये बताना है कि आप अपने घर में रहकर ही बच्चों की देखरेख, अपने परिवार की देखरेख कैसे कर सकते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो होम विजिटिंग का जो फर्स्ट और प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं उसमें आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका यही होता है, किसका? होम विजिटिंग का। तो होम विजिटिंग में आपको जो फर्स्ट पॉइंट और हमेशा याद रखना है, क्योंकि फैमिली वालों को आप बताएंगे कि आप एक खा लीजिए तो इससे आप हेल्दी हो जाएंगे, या फिर आप एक कीजिए, आप उनको सलाह दे सकते हैं। बट आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्राइमरी पर्पस है होम विजिटिंग का, कि जब आप डोर टू डोर घर जाकर उनको चीज़ें बताते हैं तो उनको आपको साथ में ये भी बताना है कि आपके घर में ओनली बच्चे नहीं, बच्चे, बूढ़े, एडल्ट, बुजुर्ग जितने भी हैं, आपके पास जो सुविधाएं हैं उनके साथ आप अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि फ्री मील डिस्ट्रीब्यूट करना एज आ कम्युनिटी हेल्थ में आपके अंडर नहीं है। आप कितने लोग को फ्री मील डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो ये आपका काम नहीं है। ना इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे होम विजिटिंग में आप जाते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो मरीज को हॉस्पिटल भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपका काम क्या होगा कि टू असेस एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ फैमिलीज इन देयर ऑन एनवायरनमेंट, जो माहौल है जैसे में उनकी हेल्थ को कैसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में वृद्धि विकास का प्रमुख संकेतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? तो बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट का की इंडिकेटर क्या है? वेट एंड हाइट, सोशल स्किल ओनली, एकेडमिक परफॉर्मेंस, या फिर इंटेलिजेंसी एंड कॉग्निशन। तो की इंडिकेटर क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का बच्चों में? तो बच्चों का जो सोशल स्किल, एकेडमिक परफॉर्मेंस, हो सकता है कुछ बच्चों की हाइट वेट कम हो लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में होशियार हो, या फिर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन उनका उम्र उनकी हाइट के हिसाब से और उनका वजन है जो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट पूछा है, ना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा? वेट एंड हाइट। बच्चों की सही से ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब हाइट और वजन यदि अच्छे से बढ़ रहा है उम्र के हिसाब से तो वो उनका फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर है। नेक्स्ट वन है, टीके लगाने के लिए आमतौर पर किस मार्ग का उपयोग किया जाता है? विच रूट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन? तो इनमें से वैक्सीन के लिए कौन सा रूट सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है? इंट्रावास्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राथीकल, या फिर इंट्रानेजल?
तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करती हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। पूछा है कि कौन सा मार्ग सबसे कॉमन यूज़ होता है। इंट्रानेजल से ओनली एक वैक्सीन लगाई जाती है, वो है हमारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इस लाइक स्प्रे की तरह है। इंट्राथीकल से कोई भी वैक्सीन नहीं लगती है। इंट्राडर्मल से ओनली BCG लगती है, दैट्स इट। अब आपकी आती है इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर का मतलब है जो वैक्सीन मसल्स में लगाई जाती है। अब यहाँ पे आपकी पेंटावैलेंट आ जाती है, क्लियर। पेंटावैलेंट के अलावा आपकी हेपेटाइटिस B आ जाती है, न्यूमोकोकल आ जाती है। तो बहुत सारी वैक्सीन हैं जो कहाँ लगाई जाती हैं, मसल्स में लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि कॉमन जो रूट यूज़ होता है मोस्टली वैक्सीन के लिए वो होता है इंट्रामस्कुलर रूट। कोई भी वैक्सीन इंट्राथीकल मतलब स्पाइनल कॉर्ड में तो लगाई नहीं जाती। इंट्राडर्मल ओनली एक ही होती है, BCG वैक्सीन। और इवन जो अदर वैक्सीन है लाइक कोविड-19 हो गई, कोविड के लिए आपने कोवैक्सीन लगवाई है, तो वो सब इंट्रामस्कुलर ही लगती हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का एक प्रमुख चरण है। BFHI एग्ज़ाम में बहुत आता है, BFHI है जो एग्ज़ाम में बहुत आता है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है जो ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का मुख्य चरण क्या है। सबसे पहली चीज़ BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल को लॉन्च किसने किया था, WHO एंड यूनिसेफ ने। अब यहाँ पे आपको WHO यूनिसेफ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कब किया था, 1991 में। ये डेट आप याद कर रखिए, एग्जाम में आपको आ सकती है। 1991 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलकर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। अब ये वर्ल्ड वाइड हुआ था, 1991 में क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड। अब यदि आपसे पूछें कि इंडिया में ये कब हुआ, तो इंडिया में आपको याद रखना है 1992 में। भारत में कब लॉन्च हुआ, तो 1992 में। यदि पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड पूछें तो 1991 में लॉन्च हुआ, WHO और यूनिसेफ ने इसको मिलकर लॉन्च किया। यदि भारत में BFHI इनिशिएटिव पूछें तो 1992 में। अब यहाँ पर इसके मेन क्या थे, 10 स्टेप थे। क्या थे, 10 स्टेप थे। वो 10 स्टेप किसको लेके थे, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए। अब ऑप्शन में आपको क्या क्या है, प्रसव के बाद माता और शिशु को अलग रखना, या फिर दूध का स्त्राव शुरू होने तक स्तनपान में देरी करना, या फिर यहाँ पे कहा गया है जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना, या फिर निःशुल्क शिशु फॉर्मूला नमूने वितरित करना। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव WHO यूनिसेफ ने 1991 में पूरे विश्व में और भारत में 1992 में लॉन्च किया। तो यहाँ पर इसका मुख्य मकसद क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। क्या था, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है, तो यहाँ पर इसके तहत 10 पॉइंट आपको कहे गए। 10 पॉइंट वो कौन कौन से कहे गए कि माँ और बच्चे को साथ में रखना है। क्या है, माँ बच्चे को साथ में रखना है, हॉस्पिटल की रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, डिस्चार्ज के समय फैमिली मेम्बर को भी सब कुछ बताना है, फीडिंग के क्या महत्व है, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर जब मैंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो यहाँ पर पूरे ऑप्शन में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को फीड कराना स्टार्ट करना। ब्रेस्ट फीडिंग डिले नहीं करना है, माँ बच्चे को एक रूम में रखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। फ्री इन्फेंट फार्मूला मिल्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही ही नहीं गई है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सप्लीमेंटिंग्स हैं, तो सप्लीमेंटेशन वगैरह है वो माँ को दिए जाने हैं, माँ की केयर की जानी है यहाँ पे। और सभी हॉस्पिटल के लिखित में क्या होने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे BFHI के 5 क्वेश्चन याद रखिए। मैं फिर से बोलती हूँ कि पूरे विश्व में 1991 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया। इंडिया में पूछे तो 1992 में। इसके तहत 10 स्टेप रखे गए थे ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जलीकरण की एक सामान्य विधि नहीं है। यहाँ पर स्टरलाइजेशन प्रोसेस की कॉमन मेथड कौन सी नहीं है, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन, बॉइलिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट, या फिर केमिकल डिसइंफेक्शन।
तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन की जो सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है वो होती है क्या, ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड है। इसमें स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। हॉट एयर ओवन का यूज़ भी किया जाता है। केमिकल डिसइंफेक्शन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया, 2% ग्लूटाल्डिहाइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, KMNO4 हो गया, बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करने से कौन से बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे, ये नहीं होगा। यहाँ पे यदि अबव 100 होता तो मान सकते थे हम, जो नॉर्मली गांव में रूरल एरिया में पानी को स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड अपनाते हैं वो बॉइलिंग होती। लेकिन अबव 100 डिग्री के बाद 50 डिग्री में कोई सी भी मेथड यहाँ पे काम नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन प्लान। तो यहाँ पर इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या जरूरी नहीं है। पहला है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ एजुकेटर, डिटरमाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ नीड्स, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन प्लान में इफेक्टिव क्या नहीं है, ये पूछा है आपको, ज़रूरी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ मतलब जो ज़रूरतें हैं कम्युनिटी की, आपकी हेल्थ एजुकेशन उसके बेस पे होना चाहिए। किस टॉपिक पे आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। क्या आपके पास टीचिंग एड्स का मतलब है यहाँ पर क्या फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप, AV एड्स यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे होगा। लेकिन हेल्थ एजुकेटर का पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ एजुकेटर ये बस नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षक की व्यक्तिगत अभिरुचि, आपका यहाँ पर एक जो पर्सनली कि मैं इसके बारे में ही बताऊंगा वो सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। पर्सनल इंटरेस्ट की बात ही नहीं है कि भाई ये वाला हेल्थ एजुकेटर अच्छा लगता है तो यही मुझे आके आज हेल्थ एजुकेशन देगा, ये यहाँ पे आपका नहीं है। बाकी सब ज़रूरी है कि कम्युनिटी की क्या ज़रूरतें हैं, क्या एम है, किस टॉपिक पे आप हेल्थ एजुकेशन देने वाले हैं, और आप जो हेल्थ एजुकेशन देंगे उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है। आप AV एड्स यूज़ कर रहे हैं, रोल प्ले कराने वाले हैं, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कराने वाले हैं, फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे, फ्लिपकार्ट यूज़ करेंगे, कौन से कार्ड्स को आप यूज़ करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। समुदाय में टीकाकरण रजिस्टर का मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है। हु मेंटेन्स द कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन रजिस्टर। ऑक्सिलरी नर्स, फिजिशियन एट BPHC, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या फिर सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कौन है जो कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन रजिस्टर को मेंटेन करके रखेगी। तो कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा सहायक नर्स के द्वारा और ऑक्सिलरी नर्स के द्वारा। ना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर करेगा ना सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्यों करेंगी ये काम, तो एज आ यहाँ पे यदि जूनियर नर्स है या ऑक्सिलरी नर्स है वही ये काम करेंगी। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाद्य अपमिश्रण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पे कहा है कि वेस्ट डिफाइंस द फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट, खाद्य मिलावट मतलब जो खाने के सामान में मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन होता है, उसको सबसे अच्छा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बताएगा। पहले में कहा है एनी यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड, जैविक खेती के तरीकों का कोई भी उपयोग, किसी भोज्य घटक का प्रतिस्थापन या निष्कासन जिससे उसकी गुणवत्ता या सुरक्षा कम हो जाती है, मतलब द सब्सटीट्यूशन और रिमूवल ऑफ अ फूड इंग्रेडिएंट दैट रिड्यूस इट्स क्वालिटी और सेफ्टी, या फिर संवर्धन हेतु भोजन में पोषक तत्वों की कोई भी मात्रा मिलाना, कुछ भी मिला देना जिससे फूड का जो यहाँ पे क्या हो जाए, पोषक तत्व यहाँ पे क्या हो जाए, कम हो जाए। एनीथिंग प्रिजर्व फॉर मोर देन 6 मंथ। तो सबसे पहली चीज़ समझिए फूड एडल्ट्रेशन है क्या। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब होता है खाने पीने के सामान में ऐसी चीज़ों को मिला देना जिससे फूड की क्वालिटी बिगड़ जाए लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाए। क्वालिटी बिगड़ जाए मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो घट सकती है, कुछ भी मिलाने से आपका नुकसान होगा। आप लेट से काली मिर्च लेने जाते हैं, आपको काली मिर्च
1000 रुपये kg, जितने की भी kg हो, आपने अमाउंट 1000 का kg दिया, क्लियर। लेकिन उन काली मिर्च में आपको पपीते के बीज मिला दिए गए। पपीता 30, 40, 50 रुपये kg रहता है अलग अलग जगह। तो यहाँ पर अब मान लीजिए आपने प्राइस तो 1000 रुपये किलो की दिए, उसमें साथ में उन्होंने 1 किलो कोई सा भी आइटम ले लो, 1 kg हल्दी ले लो या चिली पाउडर ले लो, आपने अमाउंट जो पे किया उसकी जगह आपको उसमें क्या मिला, 1 किलो मिर्च मिली, बट उसमें 200 ग्राम आपको ब्रिक्स पाउडर, जो ईंट है उसका पाउडर मिला दिया। क्या आपका जो खाने का आइटम है वो खाने के लायक बचा? नहीं बचा। तो यहाँ पर ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स को मिला देना खाने पीने के आइटम में, जिससे उस खाने पीने के आइटम की क्या हो जाए, क्वालिटी ख़राब हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप 1 रोटी कम खा लीजिए, लेकिन यदि आप 4 खाते हैं उनमें कीड़े मिली खाए तो आपको नुकसान ही होगा। तो वही यहाँ पर भी है कि खाने पीने की जो क्वालिटी है वो भी बिगड़ेगी, साथ में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी घटेगी। और आजकल खाने पीने की हर चीज़ में मिलावट मिलती है। तो फूड एडल्ट्रेशन को सबसे बेस्ट तरीके से क्या बता रहा है यहाँ पर कि ऐसे खाने पीने की चीज़ों में ऐसे सब्स्टिट्यूट मिला देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब वही मैंने कहा, काली मिर्च के साथ पपाया मिला दिया तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया, पपाया सीड। और मैंने कहा कि हल्दी, तो हल्दी के साथ में आपको लीड मिला दिया जाए, एक पाउडर आता है येलो टाइप का ही रहेगा, तो वो मिला दें। खाने पीने की चीज़ में ऐसी चीज़ों को मिलाना जो खाने की क्वालिटी को ख़राब करें, न्यूट्रिशनल लेवल को घटाएं, तो वो कहलाता है फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस सरकारी मिशन का भाग है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है जो इंडिया में किस गवर्नमेंट मिशन का हिस्सा है? आयुष्मान भारत का, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, या फिर मिशन इंद्रधनुष का। अब ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से आप मान के चलिए 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक एक ऑप्शन से बनते हैं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्कीम बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नाउअडेज 70 ईयर के अबव वालों को भी आयुष्मान भारत मिशन में है, जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं वो यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ आयुष्मान भारत मिशन ABPMJY मिशन है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो उसके तहत यहाँ पे विद्यालय कार्यक्रम जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इसके तहत यहाँ पर 5 लाख तक की कैशलेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती है BPL कार्ड धारक को, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको PMJY से और भी यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका लोगो आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। क्या है? RBSK जो यहाँ पे है आपको एग्ज़ाम में आता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए NRHM के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसके तहत 4Ds, जो 4Ds यहाँ पे है, 4Ds का मतलब है स्क्रीनिंग की जानी थी। तो इसकी 4Ds मतलब फर्स्ट D रिप्रेजेंट डिफेक्ट एट द बर्थ, जन्म के समय कोई डिफेक्ट है। दूसरा डिसीज़ मतलब बीमारी है। तीसरा डेफिशिएंसी मतलब कुछ भी कमी है। और चौथा डेवलपमेंटल डिले, जिसमें डिसेबिलिटीज़ भी ऐड थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य क्रम से आपको याद रखना कि फरवरी 2013 में NRHM के तहत इसको लॉन्च किया गया था। बर्थ से लेके, जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और इसमें 4Ds स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें क्या डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले और डिसीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड की गई थी। फिर आपका आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये भी आपको एग्ज़ाम में आता है। तो इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे जो वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ है वो मिशन इंद्रधनुष, तो इसको अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की वैक्सीनेशन को यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया और 2 साल की उम्र तक के बच्चों को कम्प्लीटली वैक्सीनेशन करवाना था। तो यहाँ पर इसका 2.0 भी आ गया है अभी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है जो किस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये आयुष्मान भारत स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इनमें से कौन सा है जो असंक्रामक रोग का उदाहरण है?
कोविड-19, मधुमेह, खसरा या फिर क्षय रोग। मतलब यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है? कोविड-19 है, छींकने खांसने ड्रॉपलेट से फैलती है। डायबिटीज़, ये मधुमेह का मतलब यहाँ पे क्या है? डायबिटीज़। खसरा मतलब यहाँ पे है मीजल्स। क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। तो अब यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल बीमारी सिंगल है, वो है मधुमेह, डायबिटीज़। मधुमेह हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये क्या है? ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एक दूसरे को छूने से, छींकने खांसने से नहीं होती। इनका मेन रीज़न होता है जेनेटिक। ओबेसिटी, ये क्या है? इनका मेन रीज़न है, जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, और यहाँ पर स्ट्रेसफुल लाइफ भी यहाँ पे रीज़न इनका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टल थर्मामीटर को विसंक्रमित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजिंग अ रेक्टल थर्मामीटर? रेक्टल थर्मामीटर को कैसे स्टरलाइज करेंगे? ऑप्शन में है आपको क्लीनिंग विथ सोप एंड वाटर, देन डिसइंफेक्ट इट विथ एल्कोहल, बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स, रिंस विथ प्लेन वाटर, एफ वाइपिंग विथ ड्राई स्टेराइल गॉज। तो यहाँ पर रेक्टल थर्मामीटर, यदि ऑक्सिलरी थर्मामीटर होता तब आप इसको यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते थे? स्टेराइल गॉज से वाइप कर सकते थे। लेकिन रेक्टल थर्मामीटर रेक्टल एरिया में इंसर्ट करने के बाद इसको स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने वही रेक्टम में इंसर्ट किया हुआ थर्मामीटर दूसरे मरीज़ में यूज़ किया, इनकेस जिसके लिए आपने रेक्टल में यूज़ किया उसका कुछ भी मटेरियल उसमें यदि इन्फेक्टेड रहा तो वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर रेक्टल थर्मामीटर को यूज़ करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है? क्लीन करना है। किससे? सोप और वाटर से, साबुन पानी से। वहीं तक नहीं रुकना है, उसके बाद अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करना है। तो ये आपको याद रखना है। ना तो बॉईल करना है, बॉईल करेंगे तो थर्मामीटर टूट जाएगा, मरकरी है जो पूरे में फैल जाएगी। और ना प्लेन वाटर से, तो यहाँ पे प्लेन वाटर से क्लीन करने से साफ़ नहीं होगा। तो रेक्टल थर्मामीटर को स्टरलाइज करने की बेस्ट मेथड क्या है? साबुन और पानी से साफ़ करना, फिर अल्कोहल से स्टरलाइज करना। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी पाकशाला विधि सब्जियों के पोषक मान को सर्वोत्तम रूप से परिरक्षित करती है? कौन सी मेथड है जो वेस्टली न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रिजर्व करके रखती है? जो भी सब्जियां आप बनाते हैं उन सब्जियों को किस मेथड से आप बनाएं कि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनके जो मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो कुछ भी है उन सब्जियों में, वो ना है जो नष्ट हो पाए। डीप फ्राइंग से, स्टीमिंग से, रीहीटिंग से, या फिर बॉइलिंग विथ एक्सेस वाटर से। तो हमने कई बार पढ़ा है कि बहुत सारी सब्जियों को काटने के बाद धोया भी नहीं जाता है। लाइक जैसे आप पोटैटो तो वॉश कर लेते ताकि उनका स्टार्च चला जाए। खाने को बहुत देर तक भी नहीं पकाना, न्यूट्रिशनल वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी मेथड है जिससे सब्जियों का जो पोषक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक मान का मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे, वो ख़राब ना हो। आपने सोचा हमने कुकर में सब्जी बनाई थी, आपने तो लौकी की सब्जी खाई, आपको मिल गया न्यूट्रिशन, बट नहीं, कुकर में खाना बनाने से पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू चली जाती है, स्वाहा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है खाना पकाने के लिए जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू सब्जियों की बनी रहे, वो होता है स्टीमिंग, भाप से पकाना। मनोदशा में उतार चढ़ाव, दुश्चिंतता, अवसाद और पहचान अन्वेषण जैसे भावनात्मक परिवर्तन के आयु में देखे जाते हैं। At what age are emotional changes such as mood swing, anxiety, depression and identity exploration are seen? तो किस उम्र में है जो मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, अपनी पहचान को लेके मन में सवाल आएंगे, किस उम्र में होगा? प्री स्कूलर एज में, टोडलर में, एडोलोसेंस में, फिर इन्फेंसी एज में? किस उम्र में इस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं? हमारे साथ भी ये चीज़ हुई है, हम भी जिस एज से निकले हैं। प्री स्कूलर एज, प्री स्कूलर कब से होती है? 3 to 6 ईयर। क्या 3 से 6 साल के बच्चे के मूड स्विंग होंगे? वो टेम्पर टेंट्रम करेंगे। क्या उनको एंजाइटी होगी? बिल्कुल नहीं। उनको किस बात की एंजाइटी? ना उनको डिप्रेशन होगा। तो ये इस उम्र में तो नहीं होगा। अब आते हैं आपके टोडलर। तो 1 से 3 साल के टोडलर क्या करते हैं? टेंट्रम दिखाते हैं। सबसे खतरनाक सी उम्र है बच्चों की, वो टेंट्रम दिखाना। लेकिन उनको ना डिप्रेशन जानते, ना बेचारे एंजाइटी, ना मूड स्विंग जानते।
ये होता है किशोरावस्था में। 10 to 19 ईयर्स तक की एज में बच्चे जिस चीज़ से गुजरते हैं, हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे होंगे जब नर्सिंग कर ली है तो यहाँ पर 10 से 19 साल तक की जो उम्र होती है, क्या है, 10 से 19 साल तक की उम्र होती है। इस दौरान मूड स्विंग्स भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, डिप्रेशन भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और अपने आप की पहचान को लेके भी मन में कई तरह के सवाल आते हैं, ये सब होता है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। रही बात इन्फेंसी की, तो यहाँ पे 1 ईयर का बच्चा बेचारा क्या जाने कि क्या डिप्रेशन है, क्या एंजाइटी, क्या मूड स्विंग है, कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, उसको तो सब कुछ उसके मम्मी पापा हैं। किशोरावस्था की उम्र एक ऐसी अवस्था होती है जिस दौरान बच्चों को अपने पेरेंट्स जितने अच्छे बचपन में लगते हैं उतने ही बुरे उनको इस उम्र में लगते हैं, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि बच्चे बिगड़ने से बचे रहें, और बच्चों को लगता है कि माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ पर वही एज है जिस दौरान बच्चे और जो एडोलेसेंस है, जो किशोरावस्था वाली उम्र है, इस दौरान टीनेजर जिसको आप कहते हैं, इसको हम टीनेजर भी कह सकते हैं। जो निब्बा निब्बी वाली आपने रील देखी है वही उम्र है। तो यहाँ पर इस दौरान है जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होगा। टेम्पर टेंट्रम पूछे तो आप टोडलर ग्रुप इजीली कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द यूजुअल अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी? गर्भावस्था का सामान्य प्रारंभिक संकेत क्या है? बार बार मूत्रण मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख में कमी लगना, मॉर्निंग वॉमिटिंग या फिर इंक्रीज्ड एपेटाइट। क्या होगा? क्या बार बार यूरिन जाना मतलब अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है? नहीं है, यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। या भूख न लगना, ये भी नहीं है। मॉर्निंग वॉमिटिंग, यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यदि आपको पूछें अर्ली साइन पूछते हैं तो मॉर्निंग वॉमिटिंग आप यहाँ पे कह सकते हैं, एमनोरिया कह सकते हैं। एमनोरिया का मतलब यहाँ पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वो मतलब एब्सेंस है पीरियड्स। लास्ट यदि 28 दिन की साइकिल है, 30-35 दिन हो गए नहीं आते हैं, तो वो तो यहाँ पे कॉमन अर्ली साइन में कंसीडर होंगे। भूख ना लगना मतलब एनोरेक्सिया, बार बार यूरिन जाना, आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो जो सकते हैं, या फिर आपने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, तो इससे भी आपको बार बार यूरिन पास हो सकती है। तो गर्भावस्था का सामान्य प्रारंभिक संकेत क्या हो सकता है? मॉर्निंग वॉमिटिंग हो सकती है, जिसको आप यहाँ पे हाइपरेमेसिस कह सकते हैं। एमनोरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, पर्ट्यूसिस की सर्वाधिक संक्रामक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंटेजियस स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस? तो पर्ट्यूसिस की सबसे कंटेजियस मतलब ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहें, दूसरों को लगने के चांसेस ज़्यादा रहें। तो यहाँ पर पहला है कैट्रल स्टेज, दूसरा है कन्वल्जेंट स्टेज, तीसरा है पैरोरेम्जल स्टेज, या फिर चौथा है कौन सा, रिकवरी स्टेज। यहाँ पे चारों दी गई हैं, कैट्रल, कन्वल्जेंट, पैरोस्मल और रिकवरी स्टेज। तो जो कैट्रल स्टेज होती है, पर्ट्यूसिस क्या है, काली खांसी, या फिर इसको आप 100 दिन की खांसी भी कह सकते हैं, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब छींकने खांसने से फैलेगी। जो कैट्रल स्टेज होती है इसमें कोल्ड जैसे लक्षण होते हैं, और ये होती है 1 से 2 हफ्तों तक की। कितनी? 1 से 2 हफ्तों तक की इसमें लाइक कोल्ड जैसे लक्षण होंगे। दूसरा है यहाँ पर कौन सी, कन्वल्जेंट स्टेज। क्या है कन्वल्जेंट स्टेज? तो जो वीक्स से लेके यहाँ पर थर्ड स्टेज में कंसीडर होती है हमारी एक्चुअल में। ये जो कन्वल्जेंट स्टेज है थर्ड स्टेज कहलाती है, और ये होती है यहाँ पर हफ्तों से लेके मंथ तक की, जो मंथ तक चलेगी, रिकवरी तक भी जा सकती है। और ये 4th स्टेज तो रिकवरी वाली है, यहाँ पे ठीक होने वाली स्टेज है। तो जो यहाँ पर फिर आती है आपकी पैरोरिम्जल स्टेज। पैरोरिम्जल स्टेज होती है जनरली 2 से 6 हफ्तों की, 2 to 6 वीक तक की। अब यहाँ पर जिस स्टेज में सर्दी जैसे बुखार लक्षण रहेंगे, लाइक नाक से पानी आएगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा, छींकेंगे खांसेंगे आप, वही स्टेज कॉमनली कंटेजियस रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपने छींके खांसे
एक दूसरे के ऊपर अपने ड्रॉपलेट उड़ाए, तो वो सबसे कॉमन है क्योंकि यही इसका मेन ट्रांसमिशन ऑफ मोड है पर्ट्यूसिस का। फिर आपकी जो यहाँ पे सेकंड स्टेज है प्रॉक्सिमल स्टेज, यहाँ पर खांसी आएगी आपको साथ में वूफ साउंड के साथ। कैसे? वूफ साउंड के साथ। तो यहाँ पर एपिसोड टाइप आएंगे और कभी कभी यहाँ पर वॉमिटिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। फिर आती है कन्वल्जेंट स्टेज, मतलब लाइक यहाँ पे खांसी आएगी इस तरीके से आएगी कि बहुत स्लो टाइप रहेगी, तो ये उतनी इन्फेक्शियस नहीं होगी। जितना जो इन्फेक्शियस कंटेजियस स्टेज होगी वो होगी कैटरल स्टेज। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे काली खांसी पर्ट्यूसिस के 6-7 क्वेश्चन याद रखें। पहला क्वेश्चन, पर्ट्यूसिस 100 दिन की खांसी, बूफिंग कब। दूसरा क्वेश्चन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन उन बच्चों को नहीं दी जाती है जिनमें एपिलेप्टिक फिट्स आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इससे और ज़्यादा हैं जो कन्वर्जन एपिलेप्टिक एपिसोड आ सकते हैं। तीसरा, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। चौथा, ट्रांसमिशन ऑफ मोड इसका क्या है? क्या है ट्रांसमिशन मोड? ट्रांसमिशन मोड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पांचवा, इसकी 4 स्टेज होती हैं इन्फेक्शन की, कैटरल पैरास्रोमल, कन्वर्जेंट और रिकवरी स्टेज। सबसे इन्फेक्शियस कंटेजियस होती है कैटरल स्टेज। अब किस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली बच्चों में? क्या है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल है। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन और डीपीटी का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है वो इसी वैक्सीन के लिए है। क्लियर? तो इसमें से आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या है? मेथड ऑफ फॉर्मूला फीडिंग, मेथड ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द बेबी, अ टेक्निक फॉर बाथिंग ऑफ न्यूबॉर्न, अ टाइप ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन। KMC केयर हमने कई बार पढ़ी है, ये होती है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द बेबी, माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखना। KMC किन में दी जाती है? लो बर्थ वेट बेबीज़ में। क्यों दी जाती है? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हो तो यहाँ पे दी जाती है। और कब तक दी जाती है? जब तक बच्चा अपना वजन मोर देन 2.5 kg तक अचीव ना कर ले तब तक। कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है? तो फैमिली का कोई भी मेंबर स्वस्थ हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, दादी नानी मम्मी पापा, कोई भी ये केयर है जो दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है, इंट्रामस्कुलर रूट में औषधि को कहाँ इंजेक्ट किया जाता है? स्किन में, वेन में, स्टमक में कि मसल में? तो इंट्रामस्कुलर रूट में जो वैक्सीन दी जाती है, जो मेडिकेशन दी जाती है वो दी जाती है मसल्स में। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो इनमें आयरन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? हरी पत्तेदार सब्जियां, राइस, दूध या फिर अंडा? क्या होगा जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है? तो वो मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। हरी पत्तेदार सब्जियों का मतलब यहाँ पे स्पिनच हो गई हमारी, जितनी भी पालक वगैरह हो गई हमारी, मेथी हो गई, ये सब यहाँ पे क्या रहेगा? इससे आयरन के अच्छे सोर्स रहेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे सागर्भता का संभावित लक्षण माना जाता है? पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे क्या है? प्रेजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉसिबल। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट यूट्राइन हार्ट बीट, नोजिया, वॉमिटिंग, चैडविक साइन, ब्रेस्ट टेंडरनेस। अब यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी हमने 3 टाइप के साइन पढ़े हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर है प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव, पॉजिटिव। तो प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल साइन पूछे हैं। पॉसिबल मतलब सेकंड टाइप वाले साइन पूछे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको लगेगा कि फर्स्ट यूट्राइन हार्ट बीट, यहाँ पे फीटल हार्ट बीट होती तो मान भी लेते, यहाँ पे यूट्राइन हार्ट बीट है तो ये नहीं होगा। नोजिया, वॉमिटिंग आप यहाँ पे आपको खुद से ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी चैडविक साइन की होगी। किसकी यहाँ पे होगी? और जो ब्रेस्ट टेंडरनेस पीरियड्स आने के टाइम पे भी ये तो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चैडविक साइन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ओरल पोलियो वैक्सीन। इनमें से ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन में है सेविन वैक्सीन, BCG वैक्सीन, पेनेजा वैक्सीन या फिर साल्क वैक्सीन।
तो ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पे होगी 7 वैक्सीन। कौन सी? OPV होगी 7 वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचारी रोग से पीड़ित रोगियों की देखभाल का मुख्य पहलू क्या है? की एस्पेक्ट फॉर केयरिंग फॉर पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिसीज। जो मरीज कम्युनिकेबल डिसीज से ग्रसित है, कंटेजियस बीमारी है उसको, तो यहाँ पर उनका सबसे अच्छा यहाँ पे केयर कैसे की जा सकती है? यूजिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, मतलब मानक सावधानी का उपयोग करके। लैकिंग हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, हाथ अच्छे से नहीं धुल के। इनकरेज क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अदर, उनको इनकरेज करें कि जाओ भाई आप छींक खांस रहे हो, दूसरों के पास जाकर बैठ जाओ। निगलेक्टिंग इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन, जो संक्रमण नियंत्रण दिशा निर्देश हैं उनको पालन नहीं करना, निगलेक्ट करना। कैसे आप कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पे आपका क्या होगा? देखभाल करते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उनको फॉलो करना। हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे लिखा है कि लैकिंग द हैंड हाइजीन, मतलब हाथों की स्वच्छता संबंधी आदतों में कमी लाना नहीं, इवन बढ़ाना है। इनकरेज करना है कि दूसरों से दूर रहिए, भाई आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आइसोलेट रहिए, ना कि इनकरेज करें कि क्लोज कॉन्टैक्ट बनाइए। और जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की पॉलिसी है उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए, ना कि उनको निगलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन है, संचारी रोग से पीड़ित रोगी की देखभाल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को हाथ की सफाई कब करनी चाहिए? When should healthcare worker perform hand hygiene while caring for a patient suffering from a communicable disease? यदि कोई मरीज कम्युनिकेबल डिसीज से पीड़ित है, लाइक उसको ट्यूबरक्लोसिस है, लाइक उसको यहाँ पे पर्ट्यूसिस है, तो यहाँ पर आपको हैंड हाइजीन है जो कब परफॉर्म करनी है? पहला, प्रत्येक शिफ्ट से पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर ईच शिफ्ट, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, जस्ट बिफोर ईटिंग फूड, या फिर बिफोर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द पेशेंट इन पोटेंशियली टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस। तो यहाँ पे कब आपको है जो हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है? यदि आप किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले पर्सन की केयर करते हैं तब। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट के पास जाते हैं आप तब हैंड वॉश करके जाना है, आते हैं तब भी इमीडिएट करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रोगी के संपर्क में आने से पहले और संभावित रूप से संदूषित सतहों को छूने के जस्ट बाद। बिफोर और आफ्टर दोनों में आपको अपने हैंड है जो क्लीन करना है, हैंड हाइजीन करना है, मतलब हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने की सबसे अच्छी और मजबूत कड़ी है। एग्जाम में आपको आ सकता है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना, हैंड वॉशिंग। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले पेशेंट के पास आप जाते हैं तो उसको टच करने के पहले, टच करने के जस्ट बाद आपको है जो अपने हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ सेफ ड्रग डिलीवरी? सुरक्षित औषधि देने का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में निगलेक्टिंग द पेशेंट्स एलर्जी, रिड्यूसिंग द डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेटिंग क्विकली, या फिर अधेयरिंग टू द 12 राइट्स। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए आपको इतना ही। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो सेफ ड्रग डिलीवरी का, सुरक्षित औषधि देने का जो मुख्य सिद्धांत है उनमें से कौन सा है। क्या आप पेशेंट की एलर्जी, उसको जो भी जिस चीज़ से एलर्जी है उसको अवॉइड करेंगे? क्या आपने जो मेडिकेशन दी उसको नहीं लिखेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, या आप उसको फास्ट मेडिकेशन देंगे, या फिर जो 12 राइट्स पढ़े हैं आपने आप उनको फॉलो करेंगे? इसके आगे की जो क्लास होगी आपको वो नेक्स्ट उसमें इसका आंसर बताया जाएगा और नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 32 से होगी। तो यहाँ पर आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। जिनको ANM का एग्ज़ाम देना है उनको ANM के रिगार्डिंग PDF मिल जाएंगी, जिनको CHO देना है उनको मिल जाएंगी। MP ग्रुप 5 वालों की PDF अवेलेबल है, तो आप लोग को PDF इमीडिएटली आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।